चंद्रपुर नामक गांव में विशाखा अपनी सौतेली माँ सीमा और सौतेली बहन मीनाक्षी के साथ रहा करती थी। विशाखा की माँ की मृत्यु के बाद विशाखा के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ बचपन से ही विशाखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो उसके बड़े होने के बाद घर का सारा काम विशाखा से ही करवाती थी। अरे विशाखा कहाँ मर गई? अभी तक मेरा खाना नहीं बना। मीनाक्षी को भूख लग रही है। हाँ माँ, बस खाना बन ही गया था। मैं बस 10 मिनट में खाना लगा देती हूँ। माँ, इसका तो रोज का नाटक है। रोज ही खाना बनाने में ये देर कर देती है। तुम्हें तो इसे 2-3 दिन भूखा रखना चाहिए, तब कहीं जाकर इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। नहीं नहीं मीनाक्षी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आज खाना बनाने में देर हो गई। ठीक है, अब ज्यादा बड़बड़ मत कर और जल्दी से खाना लगा। और हाँ, एक बात याद रखना, तेरे पिताजी के सामने अगर इनमें से कोई भी बात बताई ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी मैं। नहीं नहीं माँ, मैं पिताजी को कोई बात नहीं बताती, आप तो जानती ही है ना। इसी तरह विशाखा की सौतेली माँ और बहन उसे डरा डरा कर रखा करती थी, उससे सारा काम करवाती और बहुत बुरा व्यवहार करती थी। विशाखा के पिता श्रीकांत एक बिजनेसमैन थे जो बिजनेस के काम से ज्यादातर बाहर ही रहते थे। वो जब घर आते तो सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते। आज भी उसके पिता शहर से वापस आए थे तो सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सीमा, ये लो तुम्हारे लिए साड़ी, और मीनाक्षी तुमने मेकअप किट मांगी थी ना, ये लो तुम्हारे लिए मेकअप किट। और विशाखा कहाँ है? बैठी होगी कहीं अपनी सहेलियों के साथ। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन कामकाज तो कुछ करती नहीं है। मैं और मेरी बेटी ही सारा दिन घर का काम ही करते रहते हैं। हाँ सीमा, मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी को बहुत प्यार से रखती हो। बिना माँ की बच्ची है, जाने दो ना, आज नहीं तो कल काम सीख जाएगी। तभी किचन में काम कर रही विशाखा को उसके पिता की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़कर बाहर आती है और कहती है, पिताजी आप कब आए? मैं तो कब से तुझे आवाज दे रहा था, कहाँ थी तू? पिताजी, वो मैं किचन में खाना। हाँ, इसने मुझसे कहा था कि इसे भूख लग गई है और वो किचन में खाना खाने जा रही है। देख बेटा, मैं तेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर चप्पल लाया हूँ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 चप्पल लाया हूँ। तूने कहा था ना कि मेरे पास चप्पल नहीं है। ये ले, अब ये सारी चप्पल रख ले। पिताजी, ये बहुत सुंदर है। श्रीकांत ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। तभी सीमा ने विशाखा की चप्पल ले ली और बोली, सुन लड़की, मीनाक्षी की पुरानी चप्पल रखी है, मैं तुझे वो दे दूंगी, समझी ना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, श्रीकांत किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, वो भी गांव से बाहर। तभी अचानक से घर में गैस खत्म हो गई। विशाखा सीमा के पास आई और बोली, माँ, मैं खाना कैसे बनाऊं? गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई है? अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे घर के पास ही तो जंगल है, तू जंगल जा और कुछ लकड़ियां लेकर आ जा और घर आकर चूल्हा जलाकर खाना बना ले। जल्दी करना, हमें बहुत भूख लग रही है। ठीक है माँ। विशाखा बड़े ही उदास मन से लकड़ियां लेने जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में विशाखा मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, मेरी माँ को तुमने अपने पास क्यों बुला लिया? सौतेली माँ तो मुझ पर कितना जुल्म करती है और मुझ पर जरा भी दया नहीं करती है। इतना काम करवाती है, बिल्कुल नौकरों की तरह। यही सोचते हुए विशाखा जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करती है और उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। तभी विशाखा को झाड़ियों में एक मुर्गी दिखाई देती है। विशाखा देखती है कि उसके पैरों से खून निकल रहा था। विशाखा लकड़ियां नीचे रखती है और दौड़कर उस मुर्गी के पास जाती है और उसे झाड़ियों से निकालकर गोद में उठा लेती है और कहती है, ये कितनी प्यारी मुर्गी है, लेकिन इसके पैरों में क्या हुआ? इसके पैरों से तो खून निकल रहा है। विशाखा अपने दुपट्टे को फाड़कर मुर्गी के पैरों में बांध देती है और उससे कहती है, प्यारी मुर्गी, अगर मैंने तुम्हें इस जंगल में छोड़ दिया तो तुम्हें कोई जंगली जानवर भी खा सकता है,
इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब चली जाना। विशाखा उस मुर्गी को लेकर अपने घर आ जाती है। सीमा विशाखा का इंतजार कर रही थी। सीमा विशाखा को देखकर कहती है, इतनी देर कहाँ लगा दी? और ये क्या, तुम मुर्गी क्यों उठा लाई? माँ, ये मुर्गी मुझे जंगल में मिली। ये घायल थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अरे करमचली, तुझे मुर्गी लाने भेजा था या लकड़ी? तू कान खोलकर सुन ले, हम दोनों तो बाहर खाना खा लेंगे, लेकिन तुझे आज अपनी मुर्गी के कारण भूखे ही सोना पड़ेगा, समझी? सीमा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। विशाखा मुर्गी को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके जख्म पर मरहम लगाती है और विशाखा मुर्गी से कहती है, अफसोस इस बात का नहीं है कि मुझे भूखा सोना पड़ेगा, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि तुझे खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद विशाखा सो जाती है और विशाखा जब सुबह सोकर उठती है तो देखती है कि मुर्गी के पास एक सुनहरा अंडा पड़ा हुआ था। विशाखा उस अंडे को हाथ में लेती है और बहुत खुश होती है। विशाखा अपने आप से कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर सुनहरा अंडा है, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। ये मुर्गी तो कितना सुंदर अंडा देती है। विशाखा सुनहरा अंडा देख रही थी, तभी सीमा वहां आ जाती है। सीमा विशाखा के हाथ से सुनहरा अंडा देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये सुनहरा अंडा तेरे हाथ में कहां से आया? माँ, ये सुनहरा अंडा तो इस मुर्गी ने दिया है। अच्छा अच्छा, ला ये अंडा मुझे दे दे, इस मुर्गी को कुछ खिला दे और जाकर घर का काम कर। क्या सच में माँ, मैं इस मुर्गी को अपने साथ रख सकती हूँ? हाँ हाँ, इसे अपने साथ रख ले और इसे कुछ खाना भी खिला दे। ठीक है माँ। विशाखा के जाने के बाद सीमा अंडे को देखते हुए अपने मन में सोचती है, अरे वाह, ये अंडा तो मुझे सोने का लगता है। कहीं ये सचमुच सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो नहीं? ऐसा हुआ तो मेरे तो भाग्य ही चमक जाएंगे। ऐसा करती हूँ, इसे सुनार के पास लेकर जाती हूँ। इसके बाद सीमा उस अंडे को लेकर जीवन नाम के एक सुनार के पास पहुंच जाती है और कहती है, जीवन भैया, ये सोने का अंडा लाई हूँ, जरा देखकर बताओ कि ये असली सोने का है भी या नहीं। तुम बैठो, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। इसके बाद जीवन उस अंडे को चेक करता है और बहुत ही आश्चर्य के साथ सीमा से कहता है, सीमा बहन जी, ये अंडा तो पूरे सोने का है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि इतना बड़ा सोने का अंडा आपको आखिर मिला कहाँ से? जीवन भैया, वो सब छोड़ो, आप तो काम की बात करो। ये बताओ कि इस अंडे के आप मुझे कितने पैसे दे दोगे? सीमा बहन जी, इस अंडे को गलाकर मुझे गहने बनाने होंगे, इसके मैं आपको 50,000 दे सकता हूँ। सीमा मन ही मन बहुत खुश होती है। 50,000 एक अंडे के? सुनार मुझे 50,000 रुपए दे रहा है। अगर वो मुर्गी रोज अंडा देती रही तो मैं तो बहुत जल्द करोड़पति बन जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, उतने ही दे दो, लेकिन जरा जल्दी दे दो। जीवन सीमा को 50,000 दे देता है और सीमा के जाने के बाद जीवन अपने आप से कहता है, इतना बड़ा सोने का अंडा इतने कम दाम में खरीद लिया मैंने, इसको कहते हैं खरा सौदा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि सीमा बहन जी के हाथ इतना बड़ा अंडा आखिर लगा कहाँ से? कहीं उन्हें कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो नहीं मिल गई? खैर जो भी हो, मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरे सोने से मतलब है। जहाँ एक तरफ जीवन सोने का अंडा लेकर खुश हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा 50,000 पाकर फूले नहीं समा रही थी। वो घर आई और अपनी बेटी को सारी बात बताते हुए बोली, मीनाक्षी, विशाखा ने तो कमाल कर दिया। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लेकर आ गई है। अब तो देखना, हम अमीर बन जाएंगे। और हाँ, हमें विशाखा से अच्छे से बात करनी होगी और उससे बड़े प्यार से व्यवहार करना होगा। कहीं उसे पता चल जाए कि मुर्गी सचमुच सोने का अंडा देती है और वो मुर्गी को लेकर रफू चक्कर हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। ऐसा करती हूँ, मैं भी विशाखा के साथ कुछ काम करवाती हूँ ताकि उसे ऐसा ना लगे कि हम उस पर ज्यादा ज्यादती करते हैं। मीनाक्षी विशाखा के पास आई और कहने लगी, विशाखा, मैं सोच रही थी कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ घर के कामों में मदद करूंगी। नहीं नहीं मीनाक्षी, तुम जाओ,
अगर माँ देखेगी तो गुस्सा करेगी। मेरे लिए ये सारा काम बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। पीछे खड़ी हुई सीमा ये सारी ही बातें सुन रही थी। वो आई और बोलने लगी, नहीं नहीं विशाखा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है और ये तेरी बहन है, तू उसके साथ मिलकर काम करवा ले। और हाँ, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे भी कुछ चाहिए हो तो बता दे। विशाखा अपनी माँ और बहन के इस बदले व्यवहार से बहुत खुश थी। विशाखा रोज सुबह सोने का अंडा अपनी सौतेली माँ सीमा के हाथ में दे देती और सीमा उस सोने के अंडे को ले जाकर सुनार को बेच देती। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता है। एक दिन जब सीमा वो सोने का अंडा लेकर सुनार के पास पहुंची तो सुनार ने कहा, दीदी मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि आपके हाथ को इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई है। अगर लग भी गई तो तुम्हें इससे क्या जीवन भैया, तुम सिर्फ अपने सोने से मतलब रखो। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप एक सोने का अंडा रोज लाती हो और मैं आपको उसके बदले में पैसे देता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे मुंह मांगे दाम में मुर्गी बेच दो? सीमा सुनार की बातें सुनकर लालच में आ जाती है और कहती है, क्या जीवन भैया, सच में मुंह मांगे दाम पर तुम मेरी मुर्गी खरीद लोगे? हाँ सच में। तो फिर ठीक है, मैं अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आपको 10 लाख में बेच दूंगी। आप पैसे तैयार रखिए, मैं कल मुर्गी लेकर आऊंगी। ठीक है सीमा बहन, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले मैं मुर्गी को अंडा देते हुए देखकर तसल्ली कर लूं कि वो सच में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो फिर ठीक है। और उसके बाद अगले दिन सीमा जीवन को अपनी मुर्गी ले जाकर दे देती। दूसरी तरफ विशाखा अपनी मुर्गी को ना पाकर बड़ी ही बेचैन हो जाती है और सारे घर में अपनी मुर्गी को ढूंढने लगती है। जब उसे मुर्गी कहीं नहीं मिलती तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ आपने मेरी मुर्गी देखी है क्या? वो सारे घर में मुझे कहीं नहीं मिल रही। नहीं नहीं विशाखा, मैंने नहीं देखी तेरी मुर्गी, और वो जंगली मुर्गी थी, भाग गई होगी। तू इतनी चिंता क्यों करती है? विशाखा बहुत ही मायूस हो जाती है। अगले दिन सुनार जब सुबह उठकर देखता है तो उसे सचमुच एक सोने का अंडा मिलता है। सुनार उस अंडे को देखकर बहुत खुश होता है और उस अंडे को अपने हाथ में लेकर सोचता है, अरे वाह, ये तो सच में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन ये रोज रोज एक सोने का अंडा देगी, ऐसे तो मुझे मेरे पैसे वापस मिलने में भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऐसा करता हूँ कि इसे काट कर एक साथ सारे अंडे निकाल लेता हूँ। और फिर वो लालच में आकर उस मुर्गी को काट देता है, लेकिन उसे एक भी अंडा नहीं मिलता। तब सुनार सरपंच जी के पास जाकर उसकी शिकायत करता है। सरपंच सुनार को लेकर सीमा के घर पहुंच जाता है और कहता है, सीमा, जीवन का कहना है कि तुमने झूठ बोलकर उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पकड़ा दी। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने जीवन भैया से झूठ नहीं बोला। हमारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती है। आप चाहो तो अब विशाखा से पूछ सकती हो। हाँ सरपंच जी, माँ सही कहती है, वो मुर्गी मेरी है, प्लीज मुझे दे दीजिए। लेकिन विशाखा, मैंने तो उस मुर्गी को काट दिया। मैंने सोचा कि शायद काट कर मुझे सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे, पर मुझे कोई भी अंडा नहीं मिला। जीवन की बात सुनकर सभी ने अपना सर पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच और जीवन वहां से चले गए। विशाखा अपनी मुर्गी के मरने से लगातार रोई जा रही थी। अब सीमा और मीनाक्षी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन लोगों ने विशाखा से माफी मांगी और कभी भी लालच में ना आने का और उससे अच्छा व्यवहार करने का वादा भी किया। और उसके बाद सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। 60 नगर नाम के एक गांव में वीर नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वीर के माता पिता बहुत गरीब थे। वीर के पिता गांव में ही मजदूरी का काम किया करते थे। पूरे गांव में वीर का एक ही दोस्त था, कृष्णा। कृष्णा जमींदार का लड़का था और कृष्णा वीर को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। कृष्णा और वीर रोज शाम को पार्क में साथ ही खेला करते थे। कृष्णा जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था क्योंकि वो पहले से ही लेट हो चुका था। तभी कृष्णा के पिता वहाँ पर आए और बोले, अरे कृष्णा, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपने खेतों में घुमा लाऊं।
लेकिन पिताजी, ये तो मेरा वीर के साथ खेलने का समय है। नहीं, आज तुम नहीं जाओगे, बल्कि मेरे साथ खेतों में चलोगे। कृष्णा अपने पिता के साथ खेत देखने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक समोसे की दुकान दिखी। कृष्णा बोला, पिताजी, मुझे समोसे खाना है। ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। जमींदार साहब जब समोसे लेकर आए तो देखा कि कृष्णा वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ कृष्णा ग्राउंड पर पहुँचा, जहाँ वीर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। कृष्णा को देखते ही वीर बोला, तुम आ गए कृष्णा, मुझे लगा कि तुम आज नहीं आ पाओगे। ऐसा कभी हो सकता है वीर कि तुम मेरा इंतजार करो और मैं ना आऊं? अब चलो हम खेलते हैं। इसी तरह वीर और कृष्णा दोनों साथ साथ खेलते कूदते बड़े हो रहे थे और दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कृष्णा आज स्कूल पहुंचा तो देखा कि वीर स्कूल नहीं आया है। कृष्णा का स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। 60 नगर नाम के एक गांव में वीर नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। वीर के माता पिता बहुत गरीब थे। वीर के पिता गांव में ही मजदूरी का काम किया करते थे। पूरे गांव में वीर का एक ही दोस्त था, कृष्णा। कृष्णा जमींदार का लड़का था और कृष्णा वीर को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। कृष्णा और वीर रोज शाम को पार्क में साथ ही खेला करते थे। कृष्णा जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था क्योंकि वो पहले से ही लेट हो चुका था। तभी कृष्णा के पिता वहाँ पर आए और बोले, अरे कृष्णा, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपने खेतों में घुमा लाऊं। लेकिन पिताजी, ये तो मेरा वीर के साथ खेलने का समय है। नहीं, आज तुम नहीं जाओगे, बल्कि मेरे साथ खेतों में चलोगे। कृष्णा अपने पिता के साथ खेत देखने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक समोसे की दुकान दिखी। कृष्णा बोला, पिताजी, मुझे समोसे खाना है। ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। जमींदार साहब जब समोसे लेकर आए तो देखा कि कृष्णा वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ कृष्णा ग्राउंड पर पहुँचा, जहाँ वीर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। कृष्णा को देखते ही वीर बोला, तुम आ गए कृष्णा, मुझे लगा कि तुम आज नहीं आ पाओगे। ऐसा कभी हो सकता है वीर कि तुम मेरा इंतजार करो और मैं ना आऊं? अब चलो हम खेलते हैं। इसी तरह वीर और कृष्णा दोनों साथ साथ खेलते कूदते बड़े हो रहे थे और दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कृष्णा आज स्कूल पहुंचा तो देखा कि वीर स्कूल नहीं आया है। कृष्णा का स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वीर अब कृष्णा के बिना बहुत उदास रहने लगा था। अब उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया और जो दिन भर की मजदूरी मिलती उससे वो अपना खर्चा चलाता और मजदूरी में से कुछ पैसे बचा कर रखता। गांव के शेखर चाचा जब भी शहर जाते, वीर उन्हें बुलाकर कहता, शेखर चाचा, हर बार की तरह इस बार भी मैंने अपने दोस्त के लिए एक तोहफा खरीद कर रखा है। आप जब शहर जाओ तो मेरे दोस्त को मेरा ये तोहफा दे देना। ठीक है बेटा। दूसरी तरफ कृष्णा को जब शेखर चाचा ने ये तोहफा दिया तो वो बहुत खुश हुआ। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक साधारण सी चप्पल थी। कृष्णा ने कहा, कल मेरे कॉलेज में एक फंक्शन है, कल ये चप्पल मैं उसी फंक्शन में पहन लूंगा। आखिर मेरे दोस्त ने भेजी है मुझे। हाँ बेटा, वो तो सही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तुम्हारे पास तो महंगी चीजों की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम ये साधारण से चप्पल क्यों पहनोगे भला? नहीं चाचा, ये चप्पल मेरे लिए एक साधारण चप्पल नहीं है। ये तो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चप्पल है, क्योंकि ये मेरे मित्र ने मुझे दी है। शेखर चाचा समझ चुके थे कि दोनों की दोस्ती सच में बड़ी ही गहरी है। समय बीतता गया और देखते ही देखते कृष्णा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। कॉलेज कैंपस में सिलेक्शन के साथ साथ कृष्णा को एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। अब बारी थी गांव वापस आने की। कृष्णा बहुत खुश था क्योंकि वो अपने गांव वापस आ रहा था। सारे रास्ते वो वीर के बारे में सोचता रहा। वीर को भी जब ये खबर मिली कि कृष्णा वापस आ रहा है
तो वो बहुत खुश था। इसीलिए वीर आज गांव के बाहर चौराहे पर खड़ा था। जैसे ही कृष्णा गाड़ी में से उतरा, वीर ने दौड़कर कृष्णा को गले से लगा लिया। कृष्णा मेरे मित्र, तू आ गया। मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। और फिर दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारी बातें बताई। बात करने में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ कृष्णा के पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। जब कृष्णा नहीं पहुंचा तो वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े, ये देखने के लिए कि कृष्णा घर क्यों नहीं आया। जब वो गांव के चौराहे पर पहुंचे तो फिर उनका दिमाग खराब हो गया। ये देखकर कि कृष्णा आ चुका है, लेकिन वो घर आने के बजाय वीर से बातें करने में लगा हुआ है। जमींदार बाबू गुस्से में बोले, वीर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे बेटे को तुमने रास्ते में ही रोक लिया ताकि तुम उससे पहले मिल सको, और अब तो तुम्हें मेरे बेटे की दोस्ती छोड़ ही देना चाहिए। बचपन की बात अलग थी, लेकिन कृष्णा एक अफसर है और तुम एक गरीब मजदूर, और एक अमीर और गरीब की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। हाँ, अगर तुम्हें कृष्णा से कुछ चाहिए तो वो तुम मांग सकते हो, वो तुम्हें दे देगा, लेकिन उसकी दोस्ती के बारे में अब सोचना भी मत। और कृष्णा, तुम घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पिताजी, आपने मेरे दोस्त की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया है। आपने पाप किया है, इस पाप का प्रायश्चित मैं करूंगा। कृष्णा अपने घर चला गया। अगले दिन वीर कृष्णा का इंतजार कर रहा था, लेकिन कृष्णा वीर के घर नहीं गया। वीर ने देखा कि सामने से शेखर चाचा आ रहे थे। तब वीर ने उनसे पूछा, अरे चाचा, कृष्णा नहीं दिखाई दिया। बेटा, अब तुम कृष्णा को भूल ही जाओ। कृष्णा आज अपने खेतों की सैर पर निकला है अपने पिता के साथ, और उसने संदेशा भेजा है कि वो तुमसे मिलने नहीं आ सकेगा। वीर को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन भी वीर कृष्णा का इंतजार करता रहा, लेकिन कृष्णा उससे मिलने नहीं आया। इस तरह एक हफ्ता बीत चुका था और कृष्णा वीर के पास नहीं आया। आज एक आदमी वीर से मिलने आया और उसने वीर से कहा, वीर बाबू, मुझे आपसे एक बात करनी है। गांव के किनारे वाली जमीन जो मेरे दादाजी ने आपके दादाजी को बेची थी, परंतु मेरे दादाजी पैसे नहीं दे पाए थे और उनका देहांत हो गया था। मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, इसीलिए मैं ये पैसे लेकर आया हूँ। आप इन पैसों को रख लें। वो आदमी वीर को पैसे देकर चला गया और वीर को समझ नहीं आया कि भगवान उस पर इतना मेहरबान कैसे हो गया। वीर ने उन पैसों को अपने घर में रख दिया। अगले दिन शेखर चाचा वीर के घर आए और वीर से बोले, वीर बेटा, मैं चाह रहा था कि गांव में एक फैक्ट्री शुरू करूं। मेरे पास जमीन तो है, लेकिन पैसे नहीं, और पैसे के साथ साथ मुझे एक पार्टनर भी चाहिए जो मेरे साथ काम में भी मेरी मदद कर सके। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम ही मेरे पार्टनर बन जाओ, पर मुझे ये पता नहीं कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं भी या नहीं। चाचा जी, मेरे पास पैसे हैं। फिर वीर ने शेखर चाचा को सारी बात बताई। अब शेखर चाचा और वीर ने मिलकर गांव में जूते की फैक्ट्री डालने का प्लान बनाया। वीर का दिमाग बहुत तेज था। वीर चाचा जी को नए नए आइडियाज देता गया। दोनों ने शहर जाकर सारा सामान खरीदा, फिर मजदूर इकट्ठे किए और फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया। वीर की मेहनत और लगन की वजह से जल्दी ही वो फैक्ट्री बनकर खड़ी हो गई और गांव वालों को उस फैक्ट्री में रोजगार भी मिला। जल्दी ही उस फैक्ट्री ने लाखों का बिजनेस किया। लगभग 1 साल का समय गुजर गया था और अब वीर बहुत अमीर हो चुका था। इसी बीच वीर और कृष्णा नहीं मिले थे। आज वीर का जन्मदिन था। वीर को यकीन था कि आज कृष्णा उससे मिलने जरूर आएगा। दूसरी तरफ जमींदार साहब को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो गया था और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते तो उनका बिजनेस डूब जाता और उनका घर भी जब्त कर लिया जाता। जमींदार साहब को जब ये बात पता चली कि वीर बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तब वो कृष्णा से बोले, कृष्णा बेटा, वीर तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। जाओ और उससे मदद मांगो ताकि हम अपने बिजनेस और अपने घर को बचा सकें।
कृष्णा ने अपने पिताजी को हाँ कर दी और वो वीर से मिलने पहुंच गया। कृष्णा वीर से मिलकर बहुत खुश हुआ और फिर वो बोला, मेरे यार, मैं तुझे जन्मदिन का क्या तोहफा दूं? तू तो अब बहुत अमीर हो गया है। तू मुझसे मिलने आ गया, मुझे तो दुनिया की सारी दौलत मिल गई। फिर कृष्णा ने वीर को अपने पिता के हालातों के बारे में बताया। वीर ने बहुत सारे पैसे निकाले और कृष्णा के साथ जमींदार साहब के यहाँ पहुँच गया। वीर ने जमींदार साहब को पैसे देते हुए कहा, लीजिए चाचा जी, अगर और लगे तो और ले लीजिएगा। आप सिर्फ कृष्ण के ही पिता नहीं, मेरे भी पिता के समान हैं। ये कहकर वीर वहाँ से चला गया। तभी कृष्णा बाहर खड़ा अपने दोस्त को जाता हुआ देखता रहा। तभी शेखर चाचा वहाँ आए और बोले, कृष्णा, तुम सचमुच महान हो। पहले तुमने अपने दोस्त के पास एक आदमी को जमीन के पैसे देकर भेजा, उसके बाद तुमने मुझे जमीन देकर वीर के साथ पार्टनरशिप में फैक्ट्री खोलने के लिए कहा। उसके बाद फैक्ट्री खड़ी करने में तुमने सपोर्ट किया और इन सब की खबर तक वीर को नहीं लगने दी। चाचा जी, अगर ये सब बात वीर को पता चल जाती तो उसे हमेशा ऐसा लगता कि मैंने उस पर एहसान किया है, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मेरी दी हुई मदद को एहसान समझे। इसीलिए मुझे उसे बिना बताए ये सब कुछ करना पड़ा, और फिर मुझे अपने पिताजी के किए गए पापों का प्रायश्चित तो करना था, जो उन्होंने मेरे दोस्त की बेइज्जती करके किया था। और इस तरह कृष्णा ने अपने दोस्त वीर को बिना खबर किए सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।